सभी को नमस्कार। अभी हम लोग करेंगे एमसीक्यू पार्ट 3। वो सेम सीरीज है हमारी, आंकलन एवं मूल्यांकन के हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? 41 नंबर का प्रश्न कहता है, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है? सामान्य से विशेष है ना, इसको याद रखेंगे हम लोग। ये विशेष से सामान्य की बात नहीं कर रहे, सामान्य से विशेष की तरफ बात कर रहे हैं। आगमनात्मक और निगमनात्मक है ना। आगमनात्मक इज इंडक्टिव और निगमनात्मक इज डिडक्टिव। इन दोनों में चीजें कैसे चलती हैं? ये इंडक्टिव क्या होता है? ये विशेष से सामान्य की तरफ जाता है, इंडक्टिव। और डिडक्टिव क्या होता है? ये सामान्य से विशेष की तरफ जाता है। यानी ये हम लोगों ने जब हम छोटे बच्चे हुआ करते तब भी बहुत सारे क्वेश्चन किए थे इस तरह के। तो अभी हम देखेंगे इसने क्या पूछा, विशेष से सामान्य की तरफ जाना है। विशेष से सामान्य क्या होगा? ये बी है ना। और बी देखो, बी और कहीं पे भी है क्या? इसमें ए और बी दोनों है, इसमें कोई भी नहीं, तो आंसर क्या हुआ हमारा? बी। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, निम्नांकित 7 छात्रों के अंक इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं भाई? 48, 38, 36, 50, 51, 54, 23। उपरोक्त की माध्यिका क्या होगी? मतलब इसका मीडियन क्या होगा, है ना। जब हम लोग मीडियन की बात करते हैं, माध्यिका की बात करते हैं, तो क्या करते हैं? इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। इंक्रीजिंग मतलब सबसे छोटा, है ना। जैसे 1, 23 के बाद क्या आएगा? 23 के बाद हमारा आएगा 36, के बाद 38, देन 40, देन 50। कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 है तो मीडियन क्या बनेगा? जो बीच वाला होगा, 3 इधर और 3 इधर, चौथे नंबर का जो भी रहेगा। चौथे नंबर का कौन है? ये है 40। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 40 इज सी। ये मैथ से क्वेश्चन हम लोग स्टैटिस्टिक्स में करते थे कि कोई भी मीडियन निकालना है, अगर ऑड नंबर है तो आधे इधर छोड़ दो, आधे इधर छोड़ दो, जो बीच का होगा वो आपका आंसर होगा। प्रोवाइडेड आपने बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में पहले उसको लिखना होता है, उसके बाद जो भी बीच की टर्म होती है उसको हम लोग ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 43 वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आंकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो होता है, इस तरह के शिक्षक वो इसमें से किस कैटेगरी में फॉल करेंगे? ए, बी, सी या डी में से। ए कहता है उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है। हमने पहले क्या डिसाइड किया था? पहली और दूसरी वीडियो में हम देखेंगे। तो जहां तक बोझ की बात करते हैं तो इस तरह की कोई नेगेटिव टर्म की कोई गुंजाइश होती नहीं है, तो हमारा ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैंसिल हो गया। उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। परियोजना कार्य इस प्रोजेक्ट वर्क देना होता है उनको। प्रत्येक विषय में डिपेंड करता है हर आपका शिक्षक कैसा है, सब्जेक्ट कैसा है, उसमें कोई भी प्रोजेक्ट वर्क आप उसको देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, उसमें फॉल करता भी है कि नहीं करता, तो ये कंपलसरी नहीं होता। सी में देखते हैं क्या कहता है, शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आंकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। सूक्ष्म अवलोकन की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं यहाँ पे, तो इतना ध्यान से नहीं कोई देखता है। डी क्या कहता है, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, कि जो भी आपकी व्यवस्था है, जो भी सिस्टम है, उसके लिए वो एक ऑनरशिप का भाव रखते हैं। तो पहला घट गया, अब इन पहला वाला नेगेट हो गया, ये हम लोगों ने इसको, ये एक चॉइस में से आपका कम हो गया। इसके बाद ये सी है, ये भी हमारा चॉइस में से खत्म हो गया। बी और डी में से कुछ एक हो सकता है। बी और डी को अगर आप दोबारा पढ़ेंगे तो आप पाएंगे डी ज्यादा अप्रोप्रिएट है। वो कहता है परियोजना कार्य देना पड़ता है, जरूरी नहीं है, कभी दे सकते हैं कभी नहीं दे सकते, वो सब्जेक्ट के टॉपिक पे भी डिपेंड करता है। तो आइडियली ये हमेशा तो ये नहीं होगा। तो व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना डेफिनेटली ये होगी। अगर कोई भी व्यक्ति, शिक्षक हो, विद्यार्थी हो या कोई भी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, घर में भी हैं, अगर आप अपने काम के प्रति डिवोटेड नहीं है, अगर अपने काम के प्रति अगर आपके अंदर वो स्वामित्व वाली अगर भावनाएं नहीं है, तो डेफिनेटली आप काम बहुत खराब करेंगे।
और खराब काम करेंगे तो वो आपकी हर चीज में वो झलकेगा। तो काम के प्रति या उस व्यवस्था या सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन के प्रति स्वामित्व की भावना होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 44 क्या कहता है, 44 कहता है ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। ये बहुत बड़ा डिबेट का टॉपिक रहा है, ग्रेड और अंक। और आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा भी होगा अखबार में भी, और बीएड के टाइम में पढ़ा होगा, और आपने अपने अपने जो आपका जो अपना करिकुलम था उसमें भी आपने देखा होगा 10th और 12th क्लास में। यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। तो ये है अपसारी, विश्लेषणात्मक, समस्या समाधान, और लास्ट में है मुक्त अंत। तो बेसिकली जब हम लोग ग्रेड की बात करते हैं, ग्रेड एनालिटिकल ज्यादा होता है, विश्लेषणात्मक ज्यादा होता है, समस्या समाधान दोनों में होता है, अपसारी और मुक्त अंत ये भी दोनों में हो सकता है। तो ग्रेड ज्यादा विश्लेषणात्मक होती है एज कंपेयर टू अंकों के, इसलिए अंक से हटके हम लोग ग्रेड पर आ गए हैं। 45 सीखने के लिए आंकलन। सीखने के लिए आंकलन क्या है, अभिप्रेरणा को बढ़ाता है। सीखने के लिए आंकलन हाँ बिल्कुल बढ़ाता है। अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है। रैंक देने का प्रयोजन तो नहीं होता। रैंक देने का प्रयोजन कैसे होता है, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी को लेके ही आना है, और जहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे वहां क्या होगा, बहुत तुलन होगा, और तुलन को हम लोग नेगेट करते हैं, तुलन को हम लोग बाहर निकालते हैं, उसको है ना एलिमिनेट करते हैं उस ऑप्शन को, तो तुलन नहीं होगा। ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है, शायद नहीं, ऐसा भी नहीं है। विशिष्ट पूरी तरह लिखा है, जब भी कोई चीज एक्सट्रीम में होगी है ना, जो एकदम अति वाली बात होगी, अति स्टेटमेंट होगी, अति पॉजिटिव या अति नेगेटिव, अति सकारात्मक, अति नकारात्मक, तो अति की चीजों को हम लोग अवॉइड करेंगे। विशिष्ट होता है, स्पेशल होता है, और अपने आप में की गई आंकलन गतिविधि है। सीखने के लिए आंकलन विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आंकलन गतिविधि है। हाँ ऑफ कोर्स गतिविधि है। तो बेसिकली क्या है, इनमें अगर आप देखेंगे बी और सी तो हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया था, ए और डी बचा है। ए और डी में आप देखेंगे तो सीखने के आंकलन क्या होता है, ये आपको मोटिवेट करता है, मोटिवेशन को बढ़ावा देता है, तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। प्रश्न पढ़िए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, फिर देखिएगा लास्ट में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। इससे आपको अभिप्रेरणा मिलेगी, आपको मोटिवेशन मिलेगा, और आपको अपनी गलतियां सीखने का मौका भी मिलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, विद्यालय आधारित आंकलन, स्कूल बेस्ड जो आपकी असेसमेंट है, इसमें ए क्या कहता है, परिणामों की अपेक्षा तरीका तकनीकों पर केंद्रित है। रिजल्ट्स की बजाय वो ज्यादा वेज के ऊपर या टेक्निक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। नहीं ऐसा तो नहीं है ना। जब हम लोग बी पे जाते हैं, बी क्या कहता है, क्या आकलित किया जाएगा इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है। नहीं ऐसा नहीं होता, सब बच्चों को बताया जाता है क्या क्या आकलित करेंगे हम लोग। रचनात्मक प्रतिपुष्टि इज फॉर्मेटिव फीडबैक उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है, मतलब प्रमोशन करता है। ये भी ठीक बात है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, उसका फीडबैक होगा और इसके हिसाब से ही आपका प्रमोशन होगा। आप अगली क्लास में जाएंगे या पिछली क्लास में रहेंगे, इसके हिसाब से उसमें डिसीजन दिया जाएगा। परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है क्योंकि उसमें निरंतर परीक्षण होता है। परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है क्योंकि उसमें कॉन्टिन्यूअस परीक्षण होता है। ये थोड़ा सा डाइसी है, परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है कि परीक्षा होगी इसलिए आपको पढ़ाना है, क्योंकि परीक्षा की वजह से आपका कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन होता, कॉन्टिन्यूअस सुपरविजन होता रहता है। कह सकते हैं इसको। अभी हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है सी और डी। सी और डी में अगर देखेंगे तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या बनता है, हमारा बनता है सी, रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। ज़रा सेंसिबल भी है ये। नीचे वाले में कभी कभी चीज़ें, नीचे वाला क्या है, वो एक
नकारात्मक दृष्टिकोण से उसको देखा कि पढ़ाएगा, शिक्षक तभी पढ़ाएंगे जब उसका इवैल्यूएशन होगा, जब निरंतर उसका सुपरविजन होता रहेगा, नहीं होगा तो वो नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा होता नहीं है। मतलब बहुत सारे टीचर बहुत डेडिकेटेड होते हैं, बहुत सारे शिक्षक बहुत डेडिकेटेड होते हैं, उनको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए वो पढ़ाते हैं। 47 कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया है कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है। स्टूडेंट्स को बोला गया किसी क्लास के अंदर कि वे अपने समाज के लिए क्या क्या कर पाएंगे, सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं। इसको दिखाने के लिए नोटबुक में क्या करेंगे, आर्टिफैक्ट्स को लगाएंगे, शिल्प कृतियों को लगाएंगे। और अब ये जो टास्क दिया गया है, जो काम दिया गया है बच्चों को, ये किस तरह का काम है। निबंधात्मक आंकलन ऐसे टाइप असेसमेंट नहीं है, लिखा नहीं है उसने कुछ, उसने चीजों को इकट्ठा किया है, शिल्प कृतियों को इकट्ठा किया है, तो निबंध नहीं है। घटनावृत्त अभिलेख, किसी भी घटना को डिस्क्राइब करना, ये भी नहीं है। कोई घटना नहीं घटी है इस तरह की, उसने कुछ ऐसे नहीं लिखा है, कुछ लिखा नहीं है उसके ऊपर। समस्या समाधान आंकलन, कि कोई समस्या है उसका समाधान कैसे होगा, ये समस्या के बेस्ड भी नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हमें बहुत सारी विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करना है। पोर्टफोलियो आंकलन, हाँ ये पोर्टफोलियो आंकलन हो सकता है कि आपने पोर्टफोलियो बनाया, आपने देखा कि आसपास का जो समाज है उसमें कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो वो काम करते हैं, वो आर्टिफैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, उसको इकट्ठा किया और उसके बाद फिर उसके ऊपर विचार विमर्श हो सकता है कि उसके लिए जिस तरह के लोग हैं, जो आर्टिजन मतलब जो भी शिल्पकार हैं, उनके लिए क्या अच्छा कार्य किया जा सकता है विद्यार्थियों के द्वारा। प्रश्न नंबर 48 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आंकलन कार्य नहीं है ना। ध्यान रखिएगा, ये नहीं है तो नहीं को हम लोग गोला लगा लेंगे ताकि हम गलती ना करें। इसने क्या बोला, कौन सा एक उपयुक्त फॉर्मेटिव असेसमेंट कार्य नहीं है, रचनात्मक आंकलन कार्य नहीं है। खुले अंत वाले प्रश्न ये तो होते हैं, आप देखेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में। परियोजना प्रोजेक्ट्स ये भी होते हैं। अवलोकन, हाँ जी अवलोकन भी होता है। विद्यार्थियों का योगदान क्रम निर्धारित करना, कि किसने कितना का योग्यता क्रम निर्धारित करना, मतलब उनको रैंक देना। हम लोगों ने पहले क्या बात की थी, तुलन को हम लोग नेगेट करते हैं, जब भी तुलन होगा उसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। जब भी हम क्रम की बात करते हैं, योग्यता क्रम की, देन अगेन ये तुलन है तो इसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट करने का मतलब है नहीं पूछा है, तो इसका आंसर क्या हुआ, डी। अपने आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा ताकि लास्ट तक आपको भी समझ में आए कि आपको कितने प्रश्न आते थे या सही किया आपने। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है, किस लिए आवश्यक है जी, इसके बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं। ये हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं इस टॉपिक के, तो ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के ढेर सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए अभी तक। ए कहता है शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, ठीक है। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, शिक्षा बोर्ड की अकाउंटेबिलिटी कम करने की जरूरत नहीं है आपको। जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना, नहीं हम सारी गलतियों को सुधारने की बात करते हैं अगर विद्यार्थी की बात करें तो। यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है और सुधार किया जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। इसने सारी बातें बोल दी, जो भी लर्निंग होगी, अधिगम होगा, उसका किस प्रकार अवलोकन होगा, असेसमेंट होगा, उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा और उसके अंदर कैसे इम्प्रूवमेंट्स किए जाएंगे, उसका सुधार किस प्रकार किया जाएगा। तो इसने सारी बातें बोल दी हैं, तो ऊपर की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती और आंसर होगा आपका डी। प्रश्न नंबर 50 ये कहता है अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है, लर्निंग में असेसमेंट क्यों जरूरी है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहला बोलता है ग्रेड एवं अंकों के लिए, ना बिल्कुल नहीं, ऐसा होता तो हम लोग सिर्फ अंकों के बाद ग्रेड की बात ही नहीं करते, है ना। जांच परीक्षण के लिए, जांच करना है इसलिए करते हैं। प्रेरणा के लिए,
मोटिवेट करना है स्टूडेंट को। पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए, अगेन ये तुलन हो रहा है तो हम इसकी बात नहीं करेंगे, इसकी बात भी नहीं करेंगे, तो 2 बचा। तो आइडियली अधिगम में आंकलन किस लिए होता है, असेसमेंट किस लिए करते हैं, ताकि बच्चे के अंदर इंटरनल मोटिवेशन आए और पढ़ने की उसकी इच्छा बनी रहे, और उसको कितना समझ में आया, क्या समझ में आया और किस तरीके से वो पढ़ पाता है, इस चीज़ को वो समझ सके, टीचर समझ सके और टीचर क्लास को और इंटरेस्टिंग बना सके, और बच्चे जो भी उसने सीखा है बच्चे उसको अपनी डेली लाइफ में उसका इस्तेमाल कर सकें। प्रश्न नंबर 51 ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी। कौन सी आकलन पद्धति जो असेसमेंट स्टाइल है विद्यार्थियों को की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी, कि उनके अंदर जो मैक्सिमम एबिलिटी है उसको निकाल सकेगी। देख लेते हैं। पहला क्या बोलता है, जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थी की योग्यता के बीच सकारात्मक सहसंबंध पर बल दिया जाता है। सहसंबंध इज कोरिलेशन, कि पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करें परीक्षा में अंक और विद्यार्थी की योग्यता, बहुत बढ़िया बात है, एकदम सही। बी क्या बोलता है, जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पीय प्रश्नों में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आंकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। संकल्पनात्मक इज क्रिएटिव चेंज है ना, तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आंकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा एसेस किया जाता है। हो सकता है जब कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक और स्थान सफलता का एकमात्र निर्धारक होता है। एकमात्र कोई चीज नहीं होती, हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, ढेर सारे तरीके होते हैं जिससे हम आंकलन कर सकें। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थी की योग्यता के बीच सकारात्मक सहसंबंध, ये बहुत सही है। बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता है। इसने क्या किया, यहाँ पे उसने सिर्फ एक टाइप की बात कर दी, सिर्फ एक ही तरीका है, इस तरीके की बात कर दी, तो ये आइडियली इसके अंदर समाहित हो जाता है। जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आंकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आंकलित किया जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो हम ए और सी में अगर देखेंगे तो फाइनली हम ए में जाएंगे, और ए के हिसाब से ये ज़्यादा मैच्योर स्टेटमेंट है, ये ज़्यादा परिपक्व स्टेटमेंट है, जो इन नीचे की तीनों स्टेटमेंट को अपने अंदर ले लेता है, समाहित कर लेता है। प्रश्न नंबर 52 ये क्या कहता है, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि कोई भी असेसमेंट हुआ, कोई भी परीक्षण हुआ, एग्जाम हुआ, इसके बाद कोई भी एक बच्चा फेल हो गया, तो हम क्या समझेंगे उससे, बच्चे कुछ निश्चित अक्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। हाँ, पैदा होते हैं, लेकिन ये उसके एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करता है, जो उसका आसपास का वातावरण है, उसका परिवेश है, सामाजिक परिवेश है, उसका फैमिली का परिवेश है, आपके टीचर कैसे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी जो कमियां हैं उसको कितना अच्छे से दूर किया और उसको कितना बढ़िया उसको आगे ग्रूम किया गया। आइंस्टीन जी का बेस्ट एग्जाम्पल है ना। आइंस्टीन को कहा गया था कि वो बहुत लर्निंग डिसेबिलिटी है उनके अंदर, लेकिन फाइनली आज आइंस्टीन को कौन नहीं जानता। सो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। दूसरा कहता है आंकलन वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। हम असफलता नहीं नापते हैं असेसमेंट से, हम ये नापते हैं कि हमने बच्चे ने कितना सीखा है, और उसको जो सीखा है वो उससे कितने काम आएगा। सी कहता है पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आंकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। बहुत बढ़िया, इसने पूरी बातें कर दी।
कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है, चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास करे। ये बहुत बहुत ही नकारात्मक स्टेटमेंट है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो फाइनली क्या बचा? सी। 53 53 एक बहुसांस्कृतिक मल्टीकल्चरल कक्षा कक्ष क्लासरूम में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आंकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो, है ना। जो भी आपकी टीचर होंगी वो इंश्योर करेंगी कि एक मल्टीकल्चरल क्लासरूम के अंदर असेसमेंट जो होगा, असेसमेंट कौन कौन सी चीजें उसकी होनी चाहिए। एक क्या कहता है, अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, अपने विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को हम लोग जरूर ध्यान में रखते हैं। अपने आंकलन उपकरण की विश्वसनीयता और वैधता। आंकलन उपकरण, असेसमेंट की वैधता और विश्वसनीयता होनी चाहिए, ये भी ठीक है। अधिगम के न्यूनतम स्तर के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करना। जो भी मिनिमम स्टैंडर्ड्स होंगे उसको उसे कंप्लायंस करते हुए जो भी आपका स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन होगी उसकी अपेक्षाओं को पूरा करना, ये उसका काम है। समहाउ कह सकते हैं। लास्ट इज आंकलन उपकरण के मानकीकरण, उनका स्टैंडर्डाइजेशन। ये बहुत ही सही है, सटीक है। ये सही सारे हैं लेकिन ये सटीक है। न्यूनतम स्तर होंगे, अगर मानकीकरण हो जाएगा, स्टैंडर्डाइजेशन होगा तो न्यूनतम स्तर अपने आप उसके अंदर आ जाएंगे। अपने आंकलन उपकरण की विश्वसनीयता और वैधता, ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड कोई चीज होगी तो अगेन ये मानकीकरण में आ जाएगा। विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को ध्यान रखना, अगेन वो स्टैंडर्ड होगा तो ये इसके हिसाब से वो चीजें आ जाएंगी। तो डी इज द राइट आंसर, डी जो है वो सही उत्तर है। आप सभी लोग लिखते रहिएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 54, प्रश्न नंबर 54। अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण इस डिफरेंशिएशन पाया जाता है। विद्यालयों में बहुत सारा डिफरेंस करते हैं बच्चों के बीच में। उच्च प्राथमिक स्तर पर, मतलब प्राइमरी के ऊपर, इसमें से कौन सा विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है ना। याद रखेंगे इसको, हम गोला कर देंगे प्रश्न पत्र में और नहीं को देखेंगे कि अब नहीं बोलना है, हाँ नहीं बोलना है। ए क्या बोलता है, अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती हैं। बात तो सही है, जो गरीब परिवेश से जो बच्चे आते हैं उनसे अपेक्षाएं कंपैरेटिवली कम होती हैं। बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, टीचर की मर्जी होती है। कुछ टीचर तो बहुत हाईली क्रिएटिव होते हैं, बहुत रचनात्मक होते हैं, वो इतने संरचनात्मक होते हैं, इतना क्रिएटिव तरीके से पढ़ाते हैं कि वहीं बैठे बैठे सब याद हो जाए। मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग से बिठाया जाता है। हाँ बिल्कुल बिठाते हैं, और इस तरह की तो न्यूज़ भी ढेर सारी आई और रिपोर्ट भी हुई है इसके ऊपर। लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता। ये भी बिल्कुल सही है, इसके ऊपर भी ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं। तो प्रश्न क्या कहता है, नहीं बोला, तो नहीं किस में है, बी में। तो आंसर हमारा क्या हुआ, बी। प्रश्न नंबर 55। 55 क्या बोलता है, 55 कहता है एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आंकलन में विद्यार्थियों की भूमिका का निम्न में से क्या देखा जाएगा। मतलब सेल्फ असेसमेंट करना है बच्चों को, और ये अपर प्राइमरी की बात कर रहे हैं हम लोग, उच्च प्राथमिक विद्यालय की बात कर रहे हैं। कोई क्रिएटिव उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आंकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा। ये क्या कहता है, शिक्षण अधिगम में आंकलन की भूमिका को नकारना। नहीं, गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आंकलन की भूमिका कैसे नकार सकते हैं हम लोग। एक विस्तृत दिशा निर्देश बनाना कि किस प्रकार से विद्यार्थियों की उपलब्धि तथा कक्षा में प्रतिष्ठा को अंकों के साथ सहसंबंध किया जाएगा। हाँ, इसके ऊपर बात हो सकती है। सी बोलता है विद्यार्थी अपने आंकलन के एकमात्र निर्धारक होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। एकमात्र निर्धारक कैसे होंगे, वो तो बच्चे हैं अभी, उनको बहुत कुछ नहीं पता। डी है विद्यार्थी अध्यापक के साथ आंकलन के लिए योजना बनाएंगे। हाँ, ये बहुत सही है, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है। शिक्षक और
विद्यार्थी दोनों बैठेंगे और किस तरह से इवैल्यूएशन होगी, दोनों मिलके काम करेंगे। और ऐसा हमेशा कहा जाता है जब टीचर और स्टूडेंट एक साथ मिलके जब काम करते हैं, जो आउटपुट आता है वो बहुत बेहतरीन आता है। और आजकल इन सब चीजों को प्रमोट भी किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 56 निम्नलिखित में से कौन सा आंकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? बेस्ट पॉसिबल वे क्या है असेसमेंट का? एक क्या कहता है, आंकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। मतलब असेसमेंट जो है वो टीचिंग लर्निंग में एक अंडरलाइन जो प्रोसेस है। ये बिल्कुल सही बात है, एकदम एकदम अच्छी बात कही है। दूसरा देखेंगे, आंकलन एक शैक्षणिक स्तर में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। नहीं, ऐसा नहीं है। 2 बार क्या, 3 बार भी हो सकता है, 1 बार भी हो सकता है। इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। आंकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। पीछे हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें बाह्य एजेंसी के बजाय शिक्षक को ही आंकलन करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक बच्चे को, विद्यार्थी को बहुत लंबे समय से जान रहा है, ऑलमोस्ट साल भर से पहचान रहा है, तो शिक्षक को ज़्यादा समझ में आएगा कि उसके बच्चे को किस चीज़ में वो बेहतर है, किस चीज़ में उसको और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। आंकलन स्तर की समाप्ति पर करना चाहिए। आंकलन सारा कॉन्टिन्यूस नहीं होना चाहिए, आंकलन सिर्फ एक लास्ट में एक बार होना चाहिए। नहीं कर रहा था, हम बहुत देर से हम लोग सतत आंकलन की बात कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस आंकलन की बात कर रहे हैं, तो ये भी नहीं है। तो बचा क्या हमारे पास? ऑप्शन ए। सारी ऑप्शन पढ़ेंगे। सारी ऑप्शन पढ़ने के बाद अगर ऑल ऑफ दीज दिया है तो सिर्फ 2, कोई भी 2 पढ़ लो, दोनों ठीक हैं तो उठा के ऑल ऑफ दीज पे हम टिक लगा देंगे। ऑल ऑफ दीज अगर कभी भी आता है तो बहुत हाईली लाइकली होता है, बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आंसर क्या होगा हमारा, ऑल ऑफ दीज। अगर नन ऑफ दीज है तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि ऑप्शन हमारा क्या, नन ऑफ दीज हमारा आंसर नहीं होगा। ऑल ऑफ दीज होगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा। तो जब भी ऑल ऑफ दीज ऑप्शन में दिया हो तो हमेशा किसी भी 2 उनकी बात कर लें, 2 ऑप्शंस पढ़ लें। अगर दोनों ठीक हैं तो बस बिना सोचे समझे ऑल ऑफ दीज पे हम टिक लगा दें। नन ऑफ दीज के लिए हमें फिर पूरा पढ़ना होगा उसको। प्रश्न नंबर 57 बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की डैश की योग्यता का आंकलन करता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्या करेंगे ये? सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने के लिए, रिकलेक्ट करने के लिए, कह सकते हैं सही उत्तर का निर्माण करने के लिए, निर्माण नहीं करते हैं, उसमें ऑलरेडी होता है। सही उत्तर की व्याख्या करने के लिए व्याख्या भी नहीं करते हैं, हम लोग लिखते नहीं हैं, हमें सिर्फ ऑप्शन टिक करनी होती है। सही उत्तर की पहचान करने, हाँ ये एकदम सटीक है, सही उत्तर की पहचान करने के लिए बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। 58 क्या कहता है? आंकलन। आंकलन क्या है जी? सीखने में सुधार का एक तरीका। हाँ बिल्कुल सही बात है, एकदम उचित बात है ये। बच्चों को लेबल करने, नाम देने, अगेन हम तुलन की बात कर रहे हैं, और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। बिल्कुल जहां भी तुलन की बात आएगी उसको हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, उसको हम ना कह देंगे, ये हमारी ऑप्शन में नहीं है। बच्चों में प्रतियोगितात्मक मतलब कॉम्पिटिटिव भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के लिए, हाँ ठीक है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करता है। तनाव और दबाव की हम लोग बोलते, तनाव और दबाव नहीं चाहिए, बच्चों को फ्री होल्ड छोड़ दो तो बच्चे अपने आप से चीजों को सीख लेंगे। तो हम ए और सी में देखना है। ए और सी में अगर हम देखते हैं तो ए हमारा ज्यादा एप्रोप्रिएट है, ज्यादा सटीक उत्तर है। प्रश्न नंबर 59 शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्हें ग्रहण किया है। मतलब जैसे भी उसने कोई नॉलेज गेन की है, सेम एग्जैक्टली वैसे ही उसको वो रिप्रेजेंट कर देंगे। अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं, ना जी बिल्कुल गलत है। इसके बाद अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आंकलन में सरल है। शिक्षक के लिए सरल नहीं चाहिए, बच्चों के लिए सरल चाहिए। एक प्रभावी आंकलन युक्ति है। समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पादित नहीं करते। बिल्कुल सही बात। तो उत्तर क्या हुआ? डी। आखिरी प्रश्न ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम और उचित वर्णन करता है? प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना। सबको प्रथम स्थान थोड़ी मिल सकता है,
40 बच्चे क्लास में होंगे, सारे फर्स्ट कैसे आएंगे? ठीक है ना। तो अगेन तुलन की बात है, तो जब तुलन होगा तो हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। तुलन होगा तो स्ट्रेस होगा, प्रेशर होगा, दबाव होगा, और वो हमारे जो विद्यार्थी होते हैं उनके टैलेंट को वो मार देता है। बहुपरिपेक्ष को निरुत्साहित करना, मल्टीपल पर्सपेक्टिव को डिमोटिवेट करना, तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना बिल्कुल गलत है। व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। चर्चाओं के अवसर उपलब्ध करवाना, ये है ज़्यादा सटीक उत्तर। जितने ज़्यादा विद्यार्थी चर्चा करेंगे उतना उसके लिए अच्छा होगा, उतना देर तक उसको याद रहेगा और उतना अच्छे तरीके से वो उसको एनालाइज कर पाएगा। ये थे 20 प्रश्न। आपने जितने भी आंसर लिखे हैं, कितने सही हैं कितने गलत हैं, वो अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आशा करते हैं कि जब तक ये सीरीज फिनिश होगी आपके सारे उत्तर सही होने लग जाएंगे और आप तुलन कीजिए, कंपैरिजन कीजिए अपनी ही परफॉर्मेंस का अपने ही साथ, किसी और के साथ नहीं, कि आपने फर्स्ट वीडियो में कितने गलत किए थे, कितने सही किए, सेकंड में कितने, थर्ड में कितने, और आप पाएंगे धीरे धीरे आपका जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होता जा रहा है, आप सफलता की ओर अग्रसर हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।